लोगों को पिछले क्लास में बता रहा था। लास्ट में मैंने आपको एलन के नियम के बारे में बताया था कि एलन ने क्या कहा था कि जो जीव ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, क्या होता है कि उनके जो पाद होते हैं यानी हाथ पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, कान छोटी होती है, गर्दन छोटी होती है, साथ ही उनके शरीर में त्वचा, शरीर की त्वचा के नीचे वसा ज़्यादा होता है। वसा क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यह उन्हें ठंड से बचा सके। यह उनके शरीर और निगेटिव तापमान या बहुत ही कम तापमान के बीच एक रोध का काम करता है। तो एलन का नियम क्या है कि एलन ने बताया कि जो ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जीव हैं उनके पाद छोटे होते हैं, यानी अग्रपाद और पश्चपाद हैं, वो हाथ पैर छोटे होते हैं, कान छोटी होती है, गर्दन छोटी होती है और उनके त्वचा के नीचे वसा पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, ताकि वे ठंड से अपने आप को बचा सकें। ऐसे ही कुछ जगहों पे, जैसे जो पहाड़ी इलाका है, जो ऊंचे स्थानों पे लोग रहते हैं, जैसे हिमालय वगैरह क्षेत्र में, तो ऊंचे स्थान वाले क्षेत्रों के लोगों में एक अलग तरह का अनुकूलन पाया जाता है। और वो क्या है? तो अगर हम लोग सामान्यतः अगर हम लोग वहाँ पे जाएं पहाड़ी इलाके में, तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादा ताप ऊंचाई बढ़ने पर, अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब ऑक्सीजन कमी होने के कारण हमें सांस की कमी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों में नहीं होता है, क्योंकि उनमें एक अनुकूलन पाया जाता है। क्या अनुकूलन है? कि उनकी जो श्वसन दर है वह हम लोगों के तुलना में ज़्यादा होती है। यानी वहाँ के जो मनुष्य हैं, पहाड़ी पहाड़ी इलाके वाले, वे हमारे तुलना में ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा मात्रा में वायु को सांस लेते हैं, जिसके कारण वे वहाँ के लिए अनुकूलित हैं, वे सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जाएं ऊंचाई वाले क्षेत्र पे, पहाड़ पे, तब क्या होगा? हम लोगों को सांस लेने में समस्या आएगी, ऑक्सीजन की कमी फील होगी, और इसे कहते हैं हम लोग उच्च तुंगता रोग। ठीक है, उच्च तुंगता रोग, उच्च तुंगता रोग होता है, या उच्च तुंगता वाली बीमारी होती है। क्यों उच्च तुंगता वाली हो रही है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जा रही है, तुंगता को एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो उच्च तुंगता पे जा रहे हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहे हैं, इसलिए सांस लेने में समस्या आ रही है। लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासियों में क्या अनुकूलन होता है कि उनकी जो हृदय दर होती है, जो सांस लेने की दर होती है, वह एक सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण वे आराम से सांस ले पाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ना है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। तो आपको मैंने बताया था समष्टि का मतलब क्या है? जीवों की संख्या, यानी जीवों की जो जनसंख्या है उन्हीं हम लोग समष्टि कहते हैं। और जहाँ पे समष्टियाँ रहेंगी, यानी जहाँ पे बहुत सारे जीव रहेंगे, वे आपस में पारस्परिक क्रियाएं करेंगे। पारस्परिक क्रियाएं का मतलब है इंटरेक्शन, यानी एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से जब उनका सामना होगा तो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित भी करेंगे। तो जितने जीव हैं या जो समष्टियाँ हैं जो आपस में मिलते हैं या जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। और ये पारस्परिक क्रियाएं कई बार लाभदायक भी होती है और कई बार नुकसानदायक भी होती हैं। तो कौन कौन से पारस्परिक क्रियाएं वे करते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पारस्परिक क्रिया का मतलब क्या है कि किसी स्थान पर रहने वाले जीवधारी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या एक दूसरे का जब सामना होता है तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं पारस्परिक क्रिया। और इस पारस्परिक क्रिया में जो सबसे कॉमन चीज़ है, इसे कहते हैं हम लोग परभक्षण। यानी पहला पारस्परिक क्रिया है परभक्षण, जिसे परभक्षण यानी प्रीडेशन। अब परभक्षण क्या है? परभक्षण का मतलब है कि कोई एक जीव जो ज़्यादा समर्थ है, ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा मजबूत है, कोई एक जीव अपने से कमज़ोर जीव का भक्षण करता है, यानी उसको खाने लगता है, मार के उसको खा जाता है, भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल करता है, तो इसे कहते हैं हम लोग परभक्षण। अब परभक्षण कोई ज़रूरी नहीं है कि मांसाहारी जीव ही करेगा, शाकाहारी जीव भी परभक्षण करते हैं। जैसे बकरी, बकरी गाय के लिए, बकरी घास के लिए एक परभक्षी है, क्योंकि बकरी घास को खा जाती है। तो इससे तो घास को तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि घास तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन बकरी खा ली तो बकरी को क्या होगा? बकरी को फायदा होगा।
ठीक है। तो घास और बकरी में कैसा संबंध आ गया, ये परभक्षण वाला आ गया। बकरी कौन सी है, यह परभक्षी है, घास को खा जा रही है। ऐसे ही अगर मेढक और कीट को देखें तो मेढक क्या करता है, कीट को खा जाता है। या ऐसा आप कई उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पे एक जीव किसी दूसरे जीव को मार करके खा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग परभक्षण। अब परभक्षण के कुछ गुण पर ध्यान रखना है। अच्छा, परभक्षण में क्या होगा, परभक्षण में एक जीव को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगी। जैसे परभक्षण में क्या था, बकरी जिसने जो परभक्षी थी घास को खाई, इसको लाभ हुआ, और घास को क्या हुआ, हानि हुआ, क्योंकि घास की संख्या कम हो गई। इसके बाद ऐसे ही केवल यहाँ पे घास नहीं है, उसके अलावा जो पक्षी होते हैं ये भी भक्षण करते हैं, कीटों का करते हैं। ये बीज का भी, कई बार जो पक्षी होते हैं बीज भक्षी होते हैं। हम लोग खेतों में बीज को डालते हैं, ये उस बीज को खा जाते हैं। अगर परभक्षी अगर कहीं का परभक्षी हो, यहाँ लिखता हूँ मैं, परभक्षी हो किसी स्थान का और वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो, किसी स्थान का परभक्षी बहुत ज़्यादा प्रबल हो, यानी बहुत ज़्यादा शिकार करता हो, तो क्या करेगा, जिसको खाता है उसको काफ़ी तेज़ी से ख़त्म कर देगा। तेज़ी से ख़त्म करने के कारण क्या होगा कि वहाँ के कुछ जातियाँ विलुप्त हो सकती हैं। ठीक है। जैसे अगर हमारे आसपास मेढक की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा मेढक की संख्या हो जाए, तो जो छोटे छोटे कीट होंगे जो धरती पर रहते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। हो सकता है उनमें से कुछ विलुप्त हो जाए, क्योंकि मेढक उन्हें चुन चुन करके खा जाएंगे। तो ये बात है, जब परभक्षी ज़्यादा मजबूत होते हैं तो कई बार ऐसी हो सकती है कि वहाँ की जातियाँ कुछ विलुप्त होने लगे। ठीक है। जैसे एक तारामीन मछली है, अमेरिका में वहाँ पे पाई जाती है। अमेरिका के प्रशांत तट के पास उसको हटा दिया गया तो वहाँ के 10 प्रजातियाँ विलुप्त हो गई, क्योंकि तारामीन के हटाने से कई परभक्षी थे दूसरे जीवों को खाने वाले, उनकी संख्या बढ़ गई और वे परभक्षी इतने प्रबल हो गए कि अपने आसपास के अन्य छोटे छोटे जो जीव थे, मछलियाँ थीं, उनको मारकर खा गए। तो वहाँ की लगभग 10 जातियाँ विलुप्त हो गई। तो परभक्षण आवश्यक है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। परभक्षण बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कोई एक जाति उसमें से विलुप्त हो जाएगी। जो परभक्षी होते हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, मैंने बताया ही। शाकाहारी परभक्षी कौन है, जैसे बकरी है, ये शाकाहारी परभक्षी है, घास को खा रही है। और मांसाहारी परभक्षी कौन है, जैसे मेढक है या कीट वगैरह को खा रहा है। जो पौधों के लिए, पौधों को खाने वाले परभक्षी हैं, तो लगभग 25% कीट ऐसे होते हैं जो पादप को खाते हैं। ठीक है, वो पादप के रसों को चूस जाते हैं। तो सोचिए इतने ज़्यादा परभक्षियों की मात्रा है। ठीक है, पहला ये था। अच्छा, इसमें परभक्षण से बचने का उपाय भी जान लेते हैं। अब जब परभक्षण होता है तो जीव कोशिश करते हैं परभक्षण से बचाओ, तो जीव कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वे परभक्षण से बचें। अब परभक्षण से बचने का क्या तरीका है, तो कुछ जीव क्या करते हैं, अपने शरीर में कांटे उत्पन्न कर लेते हैं ताकि इन्हें कोई खाए नहीं। कुछ विष उत्पन्न कर लेगा, क्योंकि जब विष उत्पन्न रहेगा तो विष के कारण उसको कोई नहीं खा पाएगा। जैसे हम लोगों के आसपास एक पौधा पाया जाता है जिसे हम लोग अकवन का दूध, अकवन के नाम से जानते हैं, अकवन आपने देखा होगा, या फिर मदार का पौधा है जिसको तोड़ने से उसमें से दूध जैसा वाइट 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 करके दूध जैसा निकलता है। उसको पक्षी, जो ये पक्षी नहीं, मतलब जो हम लोग क्या है जानवर हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, वो उन्हें नहीं खाते हैं, क्योंकि खाने से उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो परभक्षी जीव हैं वो अपने आप को बचाते हैं। उसी तरह से परभक्षी जीव नहीं, जिनका परभक्षण होता है वे अपने आप को बचाते हैं। इसी तरह मेढक देखिएगा, अपने आप को बचाने के लिए अपना रंग बदल लेता है और रंग बदल करके घास में छुपा रहता है ताकि वो सांप से अपने आप को बचा सके। जो कीट होते हैं, कई कीट वे ऐसे मटमैले कलर के होते हैं कि उनका ज़्यादा शिकार नहीं हो पाए। तो दोनों बात हैं, परभक्षण आवश्यक है लेकिन परभक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही जिन जीवों का परभक्षण होता है, जिन जीवों को परभक्षी मारकर खा जाते हैं, वे बचने का तरह तरह का तरीका अपनाते हैं ताकि अपने आप को
बचा सके। जैसे मैंने आपको बताया, मेढक अपना कलर बदल लेता है, कीट के रंग अलग हो जाते हैं, जो पौधे होते हैं वो कांटे या विष उत्पन्न कर लेते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनका टेस्ट खराब होता है, वो अपना टेस्ट ही बिगाड़ लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा है, दूसरा जो लक्षण है यानी पारस्परिक क्रिया है, वह है स्पर्धा। ठीक है। स्पर्धा को हम लोग कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन क्या क्या मतलब है कि जब कोई एक ही जीव सामान्य भोजन के लिए एक दूसरे से क्या करें, एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, एक दूसरे से लड़ाई करें, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्पर्धा। अच्छा, ये प्रतिस्पर्धा केवल भोजन के लिए नहीं हो सकती है, आवास के लिए भी हो सकती है। यानी एक ही प्रकार के संसाधनों के लिए जब एक से अधिक जीव उस संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं तो वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज़ है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा में क्या होगा कि जब दो जीव प्रतिस्पर्धा करेंगे, मान लो कि एक जीव ए है, दूसरा जीव बी है, तो जब दो जीव प्रतिस्पर्धा करते हैं तो इस प्रतिस्पर्धा के कारण इन दोनों को हानि होती है। आप खुद सोचिए, आप दो दोस्त हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए, एक चीज़ है और उसको मान लेते हैं सी, कोई वस्तु है सी, इस वस्तु के लिए दो दोस्त ए और बी, ये दोनों इसके लिए आपस में लड़ जाते हैं, तो हानि किसको होगा, ए को कि बी को? जाहिर सी बात है दोनों को हानि होगा, क्योंकि दोनों इसके लिए लड़ रहे हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि जब एक ही संसाधन के लिए एक से ज़्यादा जातियाँ एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं करती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो स्पर्धा कर रही हैं। ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे जिन गॉश, उन्होंने उनका एक फेमस नियम है गॉसे का स्पर्धे नियम, जिसे कहते हैं हम लोग गॉसे का स्पर्धे नियम या गॉसे का स्पर्धी अपवर्जन नियम। इस नियम के अनुसार स्पर्धे ने कहा कि जब एक ही संसाधन के लिए दो निकटतम जातियां स्पर्धा करती है, एक ही संसाधन के लिए जब दो निकटतम जातियां स्पर्धा करती है तो वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। उनमें से जो घटिया जाति होगी, जो कमजोर जाति होगी, वो विलुप्त हो जाएगी, और जो मजबूत जाति होगी वे जीवित रहेगी लंबे समय तक। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होता, कि अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर रही हैं तो दोनों जीवित रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पर्धा को स्पर्धा से बचने के लिए अपने अपने जो दिनचर्या होता है, या जिसे कहते हैं भोजन करने का तरीका होता है, उसमें कुछ बदलाव कर लिए। जैसे एक चुटकी चिड़िया होती है, ठीक है, ये देखा गया कि चुटकी चिड़िया एक ही पेड़ पर रहकर किसी अलग अलग जातियां स्पर्धा करके भी जीवित रह गई। इनकी लगभग 5 जातियों ने स्पर्धा करने के बाद पांचों लंबे समय तक जीवित रह गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग समय पर भोजन करने का निर्णय लिया, कुछ सुबह में कर ली, कुछ शाम में कर ली। तो अब जब मान लीजिए कि सुबह में अगर एक जो टाइप 1 वाली है, अगर सुबह में भोजन कर रही है, अपने भोजन के लिए बाहर निकल रही है, कीटों को चुन रही है, तो बाकी जो 4 थी वे वो सुबह में नहीं निकल रही थी, वो दूसरे टाइम पे निकल रही थी, या अलग अलग प्रकार के कीटों को खा रही थी। पांचों चुटकी चिड़िया रही एक ही पेड़ पर, लेकिन वहाँ पे जो मौजूद संसाधन थे उनका यूज कर लिया अलग अलग समय पे, तो वे पांचों जीवित रह गई। और इस चीज को दिखाया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्थ मैकर। ठीक है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, मैक आर्थर ने बताया कैसे चुटकी चिड़िया ने एक ही चुटकी चिड़िया के 5 जातियों ने एक ही वृक्ष पर रह करके स्पर्धा करने के बावजूद पांचों जीवित रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने भोजन पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव कर लिया। तो अब ये स्पर्धा समझ गए। स्पर्धा का मतलब क्या है? जब एक ही संसाधन के लिए दो या दो से अधिक जातियां पारस्परिक क्रिया करती है, एक दूसरे से लड़ाई करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पर्धा। स्पर्धा में दोनों जातियों को नुकसान होता है। फिर देखिए कि गॉसे ने क्या बताया कि जब दो निकटतम जातियां एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं सामान्य संसाधन के लिए, तो उनमें से जो घटिया वाली होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो अच्छी वाली रहती है वह लंबे समय तक जीवित रहती है। चलिए आगे, तीसरा है परजीविता।
अब थोड़ा तेजी में करते हैं। परजीविता, परजीविता को हम लोग कहते हैं पैरासिटिज्म। परजीविता का मतलब है कि जब किसी एक जीव पर कोई दूसरा जीव आश्रित रहे, उसके शरीर पर रह करके अपना भोजन इकट्ठा करे, अपने भोजन को खाए, तो उसे कहते हैं हम लोग परजीविता। परजीविता में क्या होता है, एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है। परजीविता में क्या होगा, एक को लाभ होगा, दूसरे को हानि होगी। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य ही, ठीक है, मनुष्य के लीवर में जो लीवर फ्लूक होते हैं मनुष्य के लीवर में रहते हैं। तो ये क्या हो गया, जो लीवर फ्लूक होते हैं, तो लीवर फ्लूक रहते हैं कहाँ रहते हैं, मनुष्य के लीवर में। और ये मनुष्य से ही पोषण लेते हैं। मनुष्य के शरीर में जो पौष्टिक तत्व है उसका यूज करते हैं। या ऐसे ही जू है जो हम लोगों के बालों में पाई जाती हैं, वे भी परजीवी ही हैं। वे मनुष्य के शरीर पर पाई जाती हैं और मनुष्य से उसका ब्लड चूसती हैं। तो इस तरह से मनुष्य को हानि होता है और इनको फायदा होता है। तो इसे कहते हैं परजीविता। यानी जब किसी उच्च कोटि के जीव पर कोई निम्न स्तरीय जीव रह करके उससे भोजन प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं हम लोग परजीविता। और परजीविता में एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है। ये जो अंदर शरीर पर रह करके निवास करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं हम लोग। और ये जो परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं अंतः परजीवी, दूसरे होते हैं बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब है जो शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे लीवर फ्लूक हो गया। और बाह्य परजीवी का मतलब हो गया जो शरीर के ऊपर रहते हैं, जैसे ये जू हो गई। ठीक है, इसी तरह आप कई सारे परजीवी का उदाहरण देखते होंगे, जानवरों के शरीर पे भी आपने देखा होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है सहभोजिता। सहभोजिता को हम लोग कमेंसलिज्म कहते हैं। सहभोजिता का मतलब है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक को लाभ हो और दूसरी को न तो लाभ हो न हानि हो, उसे कहते हैं सहभोजिता। जैसे जहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे गाय भैंस चरती हैं उसके अगल बगल बगुले उड़ते रहते हैं। और जब गाय भैंसें चरती हैं ना, तो वो घास में जाकर जब घास चरती हैं तो घास में छुपे हुए कीट, वहाँ से जो छोटे छोटे कीट होते हैं वे उड़ते हैं और उन कीटों को बगुले खा लेते हैं। तो इससे इस संबंध को कहते हैं हम लोग सहभोजिता। क्योंकि गाय तो अपना चर ही रही है, गाय को कोई नुकसान नहीं हुआ बगुला के रहने से, लेकिन बगुला को लाभ हो गया। बगुला को क्या लाभ हुआ कि गाय के चरने के कारण जो कीट उड़े उसको बगुला ने खा लिया, इसलिए बगुला को हो गया लाभ। ऐसे संबंध को हम लोग कहते हैं सहभोजिता।